वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई की उसके बाद दो प्रावधानों पर कहीं ना कहीं स्टे लग चुका है। सरकार की तरफ से यह वादा किया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी डी नोटिफाई नहीं की जाएगी और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का गठन भी नहीं किया जाएगा। हालांकि सरकार को 7 दिन का वक्त इस पूरे मामले में दिया गया है कि आप अपनी भूमिका इसके बारे में रख सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी। लेकिन 2 दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुद्दे उठाए हुए हैं। कुछ मुद्दे सरकार को पूछे गए हैं, खास करके वक्फ बाय यूजर को लेकर, खास करके जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड के गठन को लेकर। दूसरी तरफ लिमिटेशन एक्ट को लेकर याचिकाकर्ताओं को कहा गया है कि आपकी भूमिका, हिंदू सक्सेशन कानून वहां पर लागू किया गया तो उसको लेकर आपकी भूमिका भी शायद नहीं मानी जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने मुद्दे उठाए हुए हैं, सवाल उठाए हुए हैं, उसके जवाब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ढूंढ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं को यह भी कहा गया है कि सिर्फ 5 याचिकाओं को सुना जाएगा। उनमें से ये याचिकाएं कौन सी होगी, ये याचिकाकर्ताओं को ही तय करना है। ऐसे सूरत में अब वक्फ कानून का क्या होगा? 8-8 घंटे दोनों सदनों में लंबी चर्चा होने के बाद अब वक्फ कानून पास किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब इस पे क्या होगा, यह एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है और इसी को लेकर हम दंगल में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्फ कानून के खिलाफ एक लड़ाई हिंसा के रास्ते बंगाल में सुलगाने की कोशिश हुई, दूसरी जंग जमहूरी तरीके से अदालत में लड़ी जा रही है। 2 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद अदालत ने 7 दिनों की मोहलत दी और सरकार से जवाब मांगा। संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की, तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा ये सवाल पता नहीं होता। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। कानून के 3 प्रावधानों पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करने की बात सरकार की ओर से अदालत में कही गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो अपना एक हफ्ते के लिए जो अंतरिम रोक लगाई है, वो इस चीज पे रोक लगाई है कि कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड है, रजिस्टर्ड है और गैजेटेड है, उनको डी नोटिफिकेशन उनका नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष के वकीलों और नेताओं ने सुनवाई के बाद दावा किया कि अदालत से उन्हें बड़ी राहत मिली है और मामले की सुनवाई होने तक न तो वक्फ बाय यूजर संपत्तियां डी नोटिफाई होंगी और न ही वक्फ काउंसिल या बोर्ड्स में कोई नियुक्तियां होंगी। केंद्र सरकार के वकील ने कहा, कल जो जज साहब ने बात कही थी कि हम जो वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी हैं इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन में किसी किस्म का कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो वक्फ बोर्ड जो बनाएंगे उसमें किसी मेंबर को ना ऐड करेंगे, ना ही कोई मेंबर हम बनाएंगे, ना ही कोई वक्फ बोर्ड जो है हम फॉर्म करेंगे। तो 8 दिन का 28 तारीख को नेक्स्ट हियरिंग है। दरअसल पिछले 2 दिनों की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में वही सवाल उठे हैं कि सरकार कहती है कि वक्फ बाय यूजर में अगर रजिस्टर्ड संपत्तियां नहीं हैं तो वक्फ नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि 1923 से ही वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अदालत पूछता है कि 14वीं 15वीं सदी की मस्जिदों के पास रजिस्टर्ड डीड नहीं तो उन्हें डी नोटिफाई करना क्या सही होगा? इसी तरह सरकार कहती है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के 22 सदस्यों में सिर्फ 2 गैर मुस्लिम अनिवार्य हैं। अदालत पूछती है कि वक्फ काउंसिल में एक गैर मुस्लिम भी क्यों होना चाहिए? क्या हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट में मुस्लिम सदस्य रह सकते हैं? अगली बहस कलेक्टर की शक्तियों पर कानून कहता है कि सरकार संपत्ति और वक्फ के विवाद में कलेक्टर की जांच रिपोर्ट पर फैसला होगा। अदालत ने कहा कि कलेक्टर की जांच रिपोर्ट के बाद सिविल कोर्ट को फैसला क्यों नहीं करना चाहिए। कानून के इन्हीं प्रावधानों पर अदालत में सरकार से जवाब तलब किया गया है और इनमें सबसे ज्यादा जोर वक्फ बाय यूजर वाले प्रावधान पर है, क्योंकि भारत में अगर वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं तो उसमें 4 लाख संपत्तियां वक्फ बाय यूजर वाली ही हैं, यानी वो रजिस्टर्ड नहीं है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो पार्लियामेंट में पार्लियामेंट्री कमेटी में इस पर चर्चा होने के बाद आखिरकार वक्फ संशोधन कानून बनाया, लागू कराने की कोशिश की, लेकिन अदालत में 2 ही दिन में इसी कानून के 2 बड़े प्रावधान
पर कहीं ना कहीं रोक लग चुकी है। अब फिलहाल सरकार ने कहा है कि इस मामले में किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा और उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड या काउंसिल भी नहीं बनाया जाएगा जब तक अदालत में सुनवाई चल रही है, अगली सुनवाई तक। तो क्या इससे नए वक्फ कानून की भविष्य पर कहीं सवाल तो नहीं उठ रहा है? तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में इस पूरे मामले के एक याचिकाकर्ता और उसके साथ साथ एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, आपने आज अदालत की कार्रवाई देखी, आपकी प्रतिक्रिया भी आई है, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है, जो सरकार की तरफ से फिलहाल वादा किया गया है कि अगली सुनवाई तक ना हम कोई वक्फ बोर्ड या काउंसिल बनाएंगे और उसके साथ साथ कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी डीनोटिफाई का कदम नहीं उठाएंगे, तो आप इसे किस नजर से देखते हैं? क्या आपके लिए ये एक शुरुआती जीत की तरह आप उसको देख रहे हैं? नहीं, मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूँगा कि इतना स्ट्रांग वर्ड जीत इतना जल्दी बोलना गलत होगा। अभी देखिए, हमको ये बात समझने की ज़रूरत है कि इसमें कई अमेंडमेंट्स है, जैसा आपने शुरू में कहा, जो आज भी वक्फ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर वो जो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान और फिर अब 6 महीने के अंदर पोर्टल पर रजिस्टर करना, और फिर अगर कोई एतराज़ कर दिया तो कलेक्टर को वो पावर दिया गया है, तो उसमें और फिर रूल्स बनाने का प्रोविज़न पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ चुका है। तो ऐसे कई उसमें प्रावधान है, अमेंडमेंट्स जो है उसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, तो सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है, जिससे वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को हमारी राय में नुकसान हो सकता है, नुकसान होगा भी। जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि ये पूरा अमेंडमेंट जो लाया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन आर्टिकल 14 का, 15 का, 25 और ख़ास तौर से 26 का। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो बातें कही हैं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा, जितने प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड हैं, नोटिफाइड हैं, गजेटेड हैं, उसमें वक्फ बाय यूज़र भी है, उनको आप निकाल नहीं सकेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो अभी लीगल बैटल तो चलेगी ना, 5 मई को फिर है। तो हमारा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो स्टेटमेंट आएगा, और मेरी राय यह है कि हमारा प्रोटेस्ट चलता रहेगा। हम यही चाहेंगे कि इस कानून को वापस लिया जाए। ये कानून मुसलमानों की मज़हब के ऊपर, उनके ईमान के ऊपर, उनकी शनाख्त के ऊपर एक हमला है, और हम इसके खिलाफ अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ओवैसी साहब, मेरे कुछ और भी सवाल है इसको लेकर, क्योंकि जब अदालत में कल बहस हो रही थी उसमें वक्फ बाय यूजर को लेकर, जिसको लेकर आपने भी आपत्ति उठाई है अपने पिटीशन में, सबसे बड़ा मुद्दा ये निकल कर आ रहा था कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी जो नहीं है, और खास करके हमने देखा कि 47% प्रॉपर्टीज ऐसी है कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, कम से कम आधा प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उसको लेकर भी काफी बहस हुई। उस पर जो सॉलिसिटर जनरल है वो बार बार ये कह रहे थे कि 1923 में, 1954 में, 1995 में जब भी ये कानून बना है तब भी रजिस्ट्रेशन की बात रखी गई थी, लेकिन उसके बावजूद रजिस्टर नहीं हुआ है। और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि इसमें कुछ चीजें गलत हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। आज की स्थिति में तो कोई डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, लेकिन यह मुद्दा कि इतने साल तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं किया गया, यह मुद्दा कहीं ना कहीं दिक्कत का हो सकता है आपके लिए? नहीं, वक्फ बाय यूजर को तो कह दिया ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप कैसे उसको अभी निकाल पाएंगे? और साहिल साहब, एक बात को समझिए कि वक्फ बोर्ड का सीईओ जो होता है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आप स्टे नहीं लगाया कि वो अभी नॉन मुस्लिम होगा, मगर ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल जो बात कह रहे हैं वो इस बात को देश के सामने नहीं कहना चाह रहे हैं। भाई, अगर वक्फ बोर्ड बनता है तो उसका सर्वे करना, उसका रजिस्ट्रेशन करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी नहीं है क्या? सीईओ तो आप अपॉइंट करते हैं। सीईओ जब आप अपॉइंट कर रहे हैं तो आप सर्वे भी नहीं करते, तो जिम्मेदारी आपकी है ना, वो तो आपके खाते में जाएगा। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। गुजरात में यह कहा गया कि सूरत म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ आपने ऐलान घोषित कर दिया,
उस वक्त वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया था, सीओ था जो बीजेपी की सरकार ने उसको बनाया। फिर ट्राइब्यूनल में गया, ट्राइब्यूनल ने कहा कि हाँ वो वक्फ नहीं है। तो कहीं पर तो सर्वे नहीं हुआ है, कहीं सरकारों ने तो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट भी नहीं किया है, तो फिर उसका क्या होगा। और फिर आप देखिए कि वक्फ और औलाद है, वक्फ और औलाद का जो प्रोविजन है वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं लगाया है या रोक नहीं लगाई है। तो ऐसे कई प्रोविजन है, इसलिए कह रहा हूं कि लीगल बैटल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मेरी राय में अपनी लीगल बैटल को कंटिन्यू करना चाहिए और अपना प्रोटेस्ट प्रोग्राम कंटिन्यू करना चाहिए। दो मुद्दे इसमें आपने, उसमें से एक मुद्दा तो अभी उठा लिया वक्फ अल औलाद को लेकर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए हिंदू सक्सेशन एक्ट भी बनाता है। जब से कपिल सिब्बल ये मुद्दा उठा रहे थे, उनका ऑब्जर्वेशन है इसमें सुनवाई के दौरान, तो उसमें क्या गलत है। दूसरा उन्होंने एक मुद्दा उठा लिया कि लिमिटेशन एक्ट को लेकर जो इंट्रोड्यूस किया गया उसको लेकर भी वो अप्लाई किया गया, उसको लेकर भी वो मुद्दा उठा रहे थे। उसमें भी उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि इसके एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। आप कैसे देखते हैं? कुल मिलाकर ऐसा नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट बीच बचाव करना चाहता है कि देखिए पूरा का पूरा तो हम स्टे नहीं देंगे, लेकिन कुछ चीजें आप समझिए, कुछ चीजें सरकार को समझनी चाहिए। इस तरीके से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग तो नहीं जा रही है। तो साहिल साहब आपने तीन चीजें उठाई। एक लिमिटेशन एक्ट, तो लिमिटेशन एक्ट जब अप्लाई होगा तो आज से लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा तो मैं तो जो एनक्रोचर्स है वो मालिक बन जाएंगे। जितने 12 साल से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर जो लोग एनक्रोचर हैं वो अब ओनर बन जाएंगे। तो ये तो नुकसान हो रहा है वक्फ बोर्ड का, वक्फ प्रॉपर्टीज नुकसान हो रहा है। दूसरा साहिल साहब आपके बात समझना चाहिए कि देश समझना चाहिए कि वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज हैं जिसका मालिक वक्फ बोर्ड है, आज की तारीख से वो कस्टोडियन में चले जाएगा, कस्टोडियन गवर्नमेंट का होगा। तो हरियाणा में, खास तौर से हरियाणा में जो हजारों एकड़ जिससे इनकम आती थी वक्फ बोर्ड को, उससे महरूम हो गए। तीसरा वक्फ और औलाद, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन दिए हैं, मेरा मानना यह है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी किसी हिंदू को होती है वो बाय विल वो किसी को भी दे सकता है, चाहे अपने एक औलाद एक बेटा बेटी को दे दे, पूरों को ना दे, या फिर किसी को दे दे। वो मुसलमानों में नहीं है। मैं अगर मुझे दो औलाद है या 5 है तो मैं एक कोई 1/3 दे सकता हूं, उससे बढ़ के नहीं दे सकता हूं। तो ये सरकार का प्रोविजन कि आप बच्चियों का राइट नहीं मार सकते। अच्छा, आपके दर्शकों को समझने के लिए, अगर कल कोई भी, अगर साहिल साहब या असद प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को देना चाह रहा है तो मैं पूरी प्रॉपर्टी दे सकता हूं। वहां पर प्रधानमंत्री ये नहीं बोल रहे हैं कि भैया अपनी बेटी को देख लो। जब हिंदू धर्म में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में पूरी दे सकता हूं बाय विल, तो मुस्लिम धर्म में क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये और फिर और एक चीज जो हमको नुकसान पहुंचा सकती है, पहुंचाएगी, वो ओरल जो सक्सेशन है, ओरल मुतवल्ली का अपॉइंटमेंट है, वो नहीं हो पाएगा। जबकि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ओरल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को मानते हैं और आप यहां ओरल मुतवल्लीशिप को मानेंगे नहीं। और आखिरी बात, जो सेक्शन 2 है, जो ट्रस्ट है, जो आपके मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी, उसको तो फायदा पहुंच जाएगा, उसको तो फायदा पहुंच, एक तो उसको फायदा पहुंचेगा इस ट्रस्ट सेक्शन 2 से, दूसरा उसको फायदा पहुंच जाएगा एडवर्स पोजेशन से। तो वो जो खोजा ऑर्फनेज था तो प्रॉपर्टी चलेगा ही ना। लेकिन तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी लीगल बैटल है, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमको अपनी लड़ाई लड़ना है। नहीं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इसका भी कंसर्न दिखता है ना। जैसे एक पूरा का पूरा गांव जो है बिहार में, वक्फ बोर्ड ने कहा कि भाई ये हमारी प्रॉपर्टी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि तमिलनाडु में भी सितंबर 2022 में एक गांव पर पूरा का पूरा क्लेम डाल दिया। ये भी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट दोनों चीजें देख रही है। जो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं वो उस तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, देखिए, माफ करना, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रेट मत करिए, ना मैं कर सकता हूं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्होंने डिसाइड किया अपनी बेंच ने, तो हम ज्यादा रीड ना करें, उनकी तरफ से हम ना बोलें। जहां तक तमिलनाडु के गांव का आप जिक्र कर रहे हैं, आप जो ज्वाइंट वर्किंग कमेटी में जो बीजेपी के एमपीज थे उनको बुलाकर पूछ लीजिए, या एनडीए के। तमिलनाडु सरकार ने क्लैरिफाई कर दिया, वो मसला नहीं रहा अभी।
इसको खामखा मीडिया में उठाया गया था बीजेपी की तरफ से। जब चेन्नई में हम लोग गए थे, वहां पर तमिलनाडु सरकार ने आकर उसको पूरा क्लैरिफाई कर दिया, कोई इशू ही नहीं है। अब आप बाजा बजा रहे थे, मगर एक बात सुनिए, हम 6 महीने से कह रहे थे जॉइंट वर्किंग कमेटी में और पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था कि आप मुस्लिम धर्म में गैर मुस्लिम को अपॉइंट नहीं कर सकते, ये राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। धन्यवाद। असदुद्दीन ओवैसी यहां पर बात कर रहे थे कि अभी भी लंबी कानूनी लड़ाई बाकी है, लेकिन उसके साथ साथ याचिकाकर्ताओं को यह भी तय करना है कि वो 5 याचिकाकर्ता कौन से होंगे, कौन सी वो 5 याचिकाएं होंगी कि जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इतनी याचिकाएं हम नहीं सुनेंगे। लेकिन क्या कानून के नोटिफाई होने के 10 दिन के अंदर जब प्रावधानों पर इस तरीके से रोक लग जाती है, तब कानून के संवैधानिकता पर सवाल खड़ा हो रहा है क्या? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से के शर्मा जुड़ चुके हैं, चरणजीत सिंह सप्रा कांग्रेस के तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, एडवोकेट हरिशंकर जैन जो खुद एक याचिकाकर्ता है इस पूरे मामले में, वो भी इस मामले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा इस मामले में समाजवादी पार्टी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, और डॉक्टर एडवोकेट तौसीफ अहमद खान जो भी एक याचिका करता है वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन शुरुआत हम के शर्मा जी से करेंगे। शर्मा जी, आपने सुना कि असदुद्दीन ओवैसी यहां पर कह रहे थे कि अभी भी लंबी लड़ाई बाकी है, इतने जल्दी वो खुशी मनाने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ यह बात कही है कि कुछ सवाल हमने मुद्दे उठाए हुए हैं, उसके हमको जवाब चाहिए, और हम पूरी तरीके से स्टे भी नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कुछ सुधार की भी जरूरत है, गुंजाइश यहां पर नजर आती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा जेपीसी में विरोधी पार्टियों की आवाज सुनी जाती तो शायद यहां तक बात नहीं पहुंचती? शर्मा जी। ऐसा है सर, देखिए ये विषय तो सीए के संदर्भ में भी आप कह सकते हैं, ट्रिपल तलाक में भी कह सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं उससे। लेकिन सच है ये है कि अभी इसमें जो लंबी लड़ाई है वो जारी रहने वाली है। देखिए मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अंदर है, और एक सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के नाते में बहुत कुछ जो वहाँ के अभी बातें आई हैं उस पर बहुत कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, और वो मेरा बोलना भी नहीं चाहिए हमें, जो बात आपसे ओबीसी जी ने भी कही। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, जो बात ओबीसी जी ने अभी कही है और जो बात आपके चैनल में 2 बजे के बाद से लगातार चली है, मैं उसी को केवल कोट कर रहा हूँ। और मैं कोई मैं कानून का विद्यार्थी नहीं, यहाँ से वो बैठे में जैन साहब, वो सब इस पर विशेष रूप से अपनी राय रखेंगे कि उन्होंने जो बातें कही है जज साहब ने, उसका मायने क्या है। मैं तो उसका एक पॉलिटिकल जो समझ है वो बताता हूँ। देखिए स्वयं उन्होंने 2 बात कही अपने ओबीसी साहब ने। उन्होंने कहा कि देखिए क्या चीज पर है भाई, कौन सी जो काउंसिल का गठन होगा उस पे इन 7 दिनों पर कोई इस तरह का गठन आप नहीं करेंगे, ठीक है। 7 दिनों में जब, और ये मांग की थी स्वयं जो है तुषार मेहता जी ने कि हमें 7 दिन का समय दिया जाए और उस बीच हम कोई बड़ी बदलाव नहीं कर रहे हैं, ये स्पष्ट है। और उसी बात को जज साहब ने भी दोहराया है, वही बात ओबीसी जी भी यहाँ कह रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो संपत्ति जो रजिस्टर्ड है या नोटिफाइड है या गजटेड है, उनको डीनोटिफाइड नहीं किया जाए, ये तो कानून में ही प्रावधान है। और इसको जो है जो हमारे सीजेआई है उन्होंने स्वयं जो है वहां पर कहा कि एसजी जो है उन्होंने स्वयं वहां जा कहा कि साहब ये तो 95 के उसको जो रिस्पेक्टिव ये लागू नहीं होगा, ये तो कानून के अंदर निहित है, तो इसमें अलग क्या बात हुई? बात तो स्पष्ट है, जो रजिस्टर्ड है उस पर तो होना ही नहीं था, तो कानून में उल्लेखित है, इसमें कोई नई बात नहीं है, तो विषय कहाँ है? विषय सिंपल सा ये है जो आपने अपने यहाँ चलाया, सीजेआई ने क्या सवाल के बाद में उसी पर एक मिनट मैं बस इतना नहीं, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये सचमुच में होता है उसका फॉलो आउट बहुत बड़ा हो सकता है, एक चेतावनी है इस तरीके से। इसीलिए तो वो कह रहे थे ना कि हम स्टे तो नहीं लगा दे, उस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि नहीं हमको 7 दिन का वक्त दो, तो 7 दिन का वक्त तो दिया गया है। सुनिए सर, लेकिन जो मूल रूप से वक्त बाय यूजर का मुद्दा, उस पर तो सवाल उठ ही रहा है ना सर। सुनिए ना, फिर या तो ये है कहूं मैं कि आपके रिपोर्टरों ने जो रिपोर्टिंग की, आपने जो ब्रेकिंग चलाई वो सब गलत चलाई,
मैं आपकी ब्रेकिंग, आपकी न्यूज चैनल आप की पूरी बात ब्रेकिंग देखिए सर। आपने शर्मा जी दोनों चीजें चलिए, कानून पर रोक आप लगाने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सुन लीजिए सर, चल मैं दोनों बोल रहा हूं सर, मैं दोनों ही बोल रहा हूं, आप सुनने का सुनिए तो थोड़ा सा। आपने ही चलाया है और आपके रिपोर्टरों ने ही वहां कहा है, और तमाम जो वहां वकील जो उसमें थे केस में, उन्होंने भी कहा है कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है। ठीक, स्पष्ट है एक लाइन, कानून पर रोक लगाने का आधार नहीं है, कानून पर रोक नहीं लगाई जा सकती, ये भी कोर्ट का ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आप ही के उससे चला है न स्टे न कोई बदलाव की बात। तो क्या चीज बदल हो रहा है? 7 दिन में अभी मामला साहिल जी सिर्फ इतना है कि जिस कानून को चैलेंज किया गया, जिस पे इनकी अपील है कि ये असंवैधानिक है, इसको तत्काल रद्द कर दिया जाए, यही अपील है ना जो ओवैसी साहब बोल रहे थे, यही अपील है कि इसके जो है इस कानून को स्टे कर दिया जाए। 2 अपील है, दोनों अपील पे न्यायालय ने कोई अपना अभी तक ऑब्जर्वेशन नहीं दिया, और 7 दिन का समय सरकार ने चरणजीत सिंह सप्रा, मांगा है। थोड़ी जल्दबाजी तो नहीं है, कानून है, अभी तो वक्त है। 7 दिन के बाद पूरा पक्ष सरकार की तरफ से रखा जाएगा, सॉलिसिटर जनरल अपनी पूरी भूमिका रखेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बारे में भूमिका साफ हो पाएगी। कुछ सवाल उनके तरफ से भी उठाए गए हैं, और उसके साथ साथ कुछ सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने आपको भी सवाल पूछे, जो विरोधी पार्टियों के सवाल है उनको भी सवाल पूछे हुए हैं। जो शर्मा जी कह रहे हैं जल्दबाजी मत करिएगा, टाइम लगेगा अभी। समझ रहा हूं आप, मैं एक बात कह के केवल एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, हम कोई जल्दबाजी जल्दी से बाकी लोग बारी है भाई, ये बीच में बोले जा रहे हैं। शर्मा जी ना, ये कानून मैं समझ रहा हूं, ये मामला न्यायालय में है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका संदेश क्या है ये समझने की सख्त जरूरत है, और जिसको मैं समझता हूं सभी दलों को आज ये जो है समझना चाहिए। इस पूरे प्रकरण पर आज भी जो हुआ है, कल एक ऑब्जर्वेशन कोर्ट का था कि इस प्रकार जो हिंसा हो रही है ये बिल्कुल गलत है, हिंसा नहीं होनी चाहिए। आज मैं समझता हूं ये जो बिल्कुल उस पर भी हम सवाल पूछेंगे। सप्रा जी आप जवाब दे दीजिए। आपको शर्मा जी आपकी बात सुन ली, सप्रा जी जवाब दीजिए। दंगा करवा रहे हैं, आज क्या अपील करेंगे? देखिए, उस पर भी सवाल उठाया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितने उत्तेजित हैं कि ये रुकने को तैयार ही नहीं है। अब इनका क्या किया जाए कि ये रुकने को तैयार। शर्मा जी सुन लीजिएगा, अभी सुप्रीम चर्चा आगे भी बढ़ानी है हमको। सप्रा जी बोलिए। समा गया, कमाल की बात। चलिए बोलिए सप्रा जी, आप मुद्दे पर बोलिए। इनकी जो उत्तेजना अभी मीडिया पर नजर आ रही है, उसी से नजर आता है, मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूं, उसी से नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बेचैन हो गई है। अरे भाई, ये तो अभी इंटरिम ऑर्डर है, अभी तो समय है, अभी इस पर चर्चा होगी, आपको भी मौका मिलेगा। के लिए जो प्रोपेगेंडा कर रहे हो ना, सवाल ये है कि जो आज इंटरिम ऑर्डर आया है, जो आज इंटरिम ऑर्डर आया ना, देखिए साहिल जी, ये बीच में बोलेंगे तो इस तरह से नहीं चलेगा। चलिए क्रॉस टॉक मत करिएगा, एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं, आप मुद्दे पर बात करेंगे। शर्मा जी जरा एक मिनट उनकी बात सुन लेते हैं, आपकी बात लंबी सुनी है हमने। सप्रा जी आपकी बात करिए, मुद्दे एक दूसरे पर टिप्पणी मत करिएगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा वरना। सप्रा जी आपकी बात, मैं वही कह रहा हूं, मुद्दे पर बात करिएगा। चलिए। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ये दूसरों की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आज ये हमारी बात नहीं सुन रहे, कल को सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं सुनेंगे, कुछ और तर्क निकाल के आएंगे। भाई, जो आज इंटरिम ऑर्डर आया है, वो इंटरिम ऑर्डर यही दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये समझा है कि संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, संविधान की रक्षा की है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की है, और संविधान को मानने वालों में विश्वास जताया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कस्टोडियन है। ये जो वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट आया है, ये सुधार नहीं है, ये संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार है। और ये प्रहार के साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि मात्र एक अल्पसंख्यक नहीं, आज किसी एक की बारी है, कल को दूसरी की बारी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह समझा है कि इसमें इनके द्वेषपूर्ण उद्देश्य हैं, मेलाफाइड इंटरेस्ट है सरकार के, इसीलिए इस पर इंटरिम रोक लगाई है। और कुछ सरकार से सवाल पूछे हैं, कुछ याचिकाकर्ताओं से सवाल पूछे हैं, लेकिन विषय क्या है? विषय उतने ही है जो विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं, जो वक्फ बाय यूजर का विषय है, या फिर दूसरे धर्मों के लोग सीओ बनेंगे या उसमें वक्फ बोर्ड में आएंगे, या लिमिटेशन एक्ट का विषय है। सवाल वही है जो विपक्ष ने सवाल जेपीसी में उठाए, जो विपक्ष ने सवाल पार्लियामेंट में उठाए, वही सवाल आज कोर्ट के अंदर कोर्ट में चर्चा हो रहे, और कोर्ट ने उसके हिसाब से इंटरिम ऑर्डर दिया है। यानी हमारे उद्देश्य और हमारे मुद्दे जो थे जेपीसी में भी सच थे, पार्लियामेंट में भी सच थे, लेकिन सरकार ने विपक्ष को बुलडोज किया है।
ये जो बुलडोज वाली नीति है ना, इसके खिलाफ इनका पर्दाफाश होना जरूरी है। ये जो अंतरिम ऑर्डर आया शर्मा जी, जल्दी ये से आपका बताता है जवाब। कि सरकार ने इसको जेपीसी में अगर विपक्ष की बात सुन लेते हैं, जो मैंने पहले सवाल पूछा था, कहीं ना कहीं सपरा जी वही सवाल दोहरा रहे हैं। जल्दी से आपका जवाब चाहूंगा, उसके बाद मुझे याचिकाकर्ताओं के पास भी जाना है। जल्दी से शर्मा जी। साहिल जी, पहली बात तो मैं बता दूं कि अभी किसी भी तरह का कोर्ट का इस तरह का ऑब्जर्वेशन या टिप्पणी नहीं है। हमने जेपीसी में सबकी बात सुनी, लाखों लोगों की बात सुनकर उनके जो व्यूज थे उसके आधार पर यह बिल बना और संसद में बृहद चर्चा के बाद पारित हुआ। लेकिन मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं, जो बात मैंने कही आदेशित की कि जिसके नाम पर प्रोपोगंडा करके आप जो हिंसा भड़का रहे हैं और कांग्रेस और सपा और सारे दलों के मुंह में दही जमी पड़ी है, आज ये अपील क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हिंदू मारे जा रहे हैं जहां पर, उनके लिए ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? दूसरी बात इन्होंने ये कही कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही नहीं मानेंगे। अरे साहब, इस देश के अंदर आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है साहबानों के मामले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया लाके संसद में। ऐसा उदाहरण कोई देश में नहीं है। आपने किया था मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, आपने सुप्रीम कोर्ट को जो है इनका उत्तर देना चाहूंगा। चलिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सुप्रीम कोर्ट की मैंने एक मिनट सपरा जी, एक मिनट। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, साहिल जी 10 सेकंड। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को? आप किस तरीके, जरा एक मिनट दोनों को रोकिए प्लीज। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से देखते हैं? दोनों तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भूमिकाएं यहां पर रखी हुई है। हालांकि पूरी सुनवाई बाकी है, 7 दिन के बाद पता चलेगा कि आगे क्या परमानेंट स्टे लगता है या बाकी मुद्दे निकलते हैं। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, यह रेयर ओकेजन है, लेकिन हम सोच रहे हैं इसके बारे में। डॉक्टर आशुतोष वर्मा। धन्यवाद साहिल जी। देखिए, कल जब सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस पेवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन जी ने, तो उन्होंने पहली लाइन में एक बात बहुत उम्दा बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कानून पास होता है तो कोर्ट एडमिशन के तौर पे किसी भी कानून पे रोक नहीं लगाता। ये बात बहुत क्लियर कट गई, तो इसलिए आपने पास कर दिया, अब हम उस पे जो भी PIL से बात करते हैं। और 3 मुख्य मुद्दे, और ये वही मुख्य मुद्दे थे जो जेपीसी में सांसदों ने उठाया था, जो डिसेंट नोट जिसको भारतीय जनता पार्टी ने हटाया था। पहला मुद्दा कि वक्फ काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर आप नॉन मुस्लिम लोग रख रहे हैं तो क्या हिंदू बोर्ड्स में आप नॉन हिंदू रखेंगे? और स्पेसिफिकली जस्टिस केवी विश्वनाथन ने और जस्टिस PV संजय कुमार ने पूछा क्या तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू रखा जाएगा, या हिंदू दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता। और हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट में ये लिखा हुआ है कि वहां की देखरेख हिंदू ही करेगा, तो क्या आप इसको बदलने चाह रहे हैं? तो उस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता जी ने बोला हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है और मैं इसको बता नहीं सकता। ये पहली नाकामी थी सरकार। दूसरा जो सबसे बड़ी बात, आपकी भूमिका बताइए क्या है? हमारी बात नहीं सही, हमारी क्या बात आपको लगता है कि ये सही दिशा में जा रहा है पूरा सुनवाई? बिल्कुल सही दिशा में। मुझे लगता है कि ये चीजों का जवाब देश को आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ, और इसमें साहिल जी बहुत बड़ा क्लिक है वक्फ बाय यूजर पे। जब इन्होंने दलील दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 300 साल पुरानी सेल डीड आप कहां से लाएंगे? और इस पे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने एक बहुत बड़ी बात करी जो देश को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा वक्फ बाय यूजर के ही तरीके से आपने राम जन्मभूमि के फैसले को इसको मान्यता दी थी, क्या सरकार उस फैसले को, उस हिस्से को हटाना जा रही है? ये इतनी बड़ी बात थी जो हरिशंकर जैन खुद पिटिशनर है इस पूरे मामले में। और उसी क्या आपको लगता है कि आपकी बात भी सुनी गई है? क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम 5 पिटिशन सुनेंगे, उससे ज्यादा पिटिशन नहीं सुनेंगे, और ये पिटिशनर्स को तय करना है कि कौन सी 5 पिटिशन सुननी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो उसको लेकर क्या होगा? और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि देखिए वक्फ बाय यूजर या प्रॉपर्टी नोटिफाई करने को लेकर, जिसका जिक्र अभी आशुतोष वर्मा भी कह रहे थे कि 14वीं 15वीं सदी की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है या काउंसिल है उसमें नॉन मुस्लिम सदस्य क्या करेंगे, ये भी मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है। आप कैसे देखते हैं एक पिटिशनर के तौर पर इस पूरे मामले को? हरिशंकर जैन, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए।
आ गई जी। देखिए ऐसा है, मैंने पूछा आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उस, जी बोलिए जी, जिस तरह से इस मामले को पॉलिटिकल रूप से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं, वैसा नहीं है। सही बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट सारे विषय को एग्जामिन कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि कोई एक्ट चैलेंज होता है तो उसकी वैधानिकता को जज करे। नंबर एक, अभी किसी प्रकार का जो ये लोग कह रहे हैं कि रामा वसाई मिल गया, स्टे हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई एक्ट चैलेंज होता है या कोर्ट सामने कोई बात आती है तो कोर्ट की सबसे पहली बात ये होती है कि यथास्थिति रखी जाए जब तक सुनवाई न हो, कोई चेंज न हो। तीसरी बात, जो मैं खुद याचिका करता हूँ और मैंने पिटीशन दाखिल की है, और ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड ने पूरे देश में हिंदू संपत्तियों की लूट की है, और इतनी लूट हुई है कि आज संपत्ति कहाँ से कहाँ कितने लाख पहुँच गई और बड़ी जल्दी पहुँच गई। और हुआ ये है कि जैसे आपने देखा कि कहीं भी जहाँ मन होता है मस्जिद बना लिया, मजार कर दी और उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी तो खूब अच्छी तरह हुआ है, इस पर कब्जा दर कब्जा हुआ है। मैं बिल्कुल गलत सही लेकिन गलत बिल्कुल नहीं है। जब सरकार ने कानून बनाया तो उसमें तो ये मुद्दे है नहीं, ये तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया नहीं है सरकार ने। सरकार का तो कहना है कि हम कानून इसलिए बना रहे हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हो, जिसके वजह से वहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने, वहां पर हॉस्पिटल्स बने, इसके लिए हम कानून बना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा तो सरकार बोल ही नहीं रही है। ऐसा है, सरकार के लिए ना हो, कोर्ट के लिए ना हो, मैं याचिका करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत बड़ा हिंदू का मुद्दा है और हिंदू जमीनों और सरकार की जमीन पर कब्जा हुआ है। मैं राजनीति से हट के बात कर रहा हूँ, मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर मुद्दा यह है कि हिंदू मंदिरों को कब्जा हुआ है। आप इसका जवाब देना चाहेंगे? आप भी एक पिटिशनर है। देखिए साहिल जी जो हरिशंकर जी जो कह रहे हैं वो टोटली ऑपोजिट बात कह रहे हैं जो कि उनके वकील कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुआ ही नहीं, जैसा कि, और इससे ये एक्सपोज कर रहे हैं अपने आप को कि मंशा क्या है, नियत क्या है। देखिए, कोई कानून जब सरकार लेके आती है तो उसके साथ में प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी रहता है, जल्दी कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं करता है। और इसी बात को शुरू से डिबेट के टाइम से जेपीसी जिस तरीके से कंडक्ट किया गया, मैं भी जेपीसी की मीटिंग में था, जेपीसी के बाद में उसको रिपोर्ट जिस तरह से टेबल हुआ, अपोजिशन एमपीज ने जो अपने उस वक्त में उसको लेकर के प्रोटेस्ट किया था, और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग में भी इस बात को, पिटिशन में भी इस बात को लिखा गया। तो प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है वो डिफीट कर रहा है इस कानून को लेके। और यहाँ पे जो बैठ करके याचिका करता है हरिशंकर जैन जी, वो उस बात को एक्सपोज कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात उठी जब कपिल सिब्बल और पिटिशनर के साइड से बहस कर रहे थे, तो उन्होंने गिनाया कि आप देखिए वक्फ काउंसिल में किस तरह के नॉन मुस्लिम्स को ऐड किया जा रहा है और कैसे वो मेजॉरिटी हो जाते हैं। उस वक्त तुषार मेहता ने खड़े होकर के सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि नहीं ये गलत है, हमारा तौसीफ खान, जरा मैं आपको बता दूं कि आपका प्रिजम्पशन तो नहीं है, क्योंकि जो कानून है उसमें क्या किया गया मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप देखें तो किस तरीके से वक्फ काउंसिल होगा। एक तो केंद्रीय मंत्री उसके अध्यक्ष होंगे कि जिनके पास वो पद होगा, वो पदेन होगा। गैर मुस्लिम 2 लोकसभा सांसद होंगे, 1 राज्यसभा सांसद होंगे। केंद्र सरकार से नियुक्त 10 मुस्लिम सदस्यों में से 2 महिलाएं होंगी। उसके साथ साथ राष्ट्रीय मुस्लिम संगठनों में से 3 सदस्य होंगे। राज्य वक्फ बोर्ड के 3 अध्यक्ष रोटेशन पर आएंगे। वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों का एक प्रतिनिधि होगा। मुस्लिम लॉ के 3 जानकार भी इस काउंसिल के सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के 2 जज हो सकते हैं, जो कोई भी धर्म के हो सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर का एक वकील हो सकता है, जो कोई भी धर्म का हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर के 4 विशेष सदस्य प्रशासन, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और मेडिसिन उससे जुड़ा हुआ कोई हो सकता है। और केंद्र सरकार के वक्फ मंत्रालय के एडिशनल या ज्वाइंट सेक्रेटरी पदेन वो गैर मुस्लिम यहां पर हो सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं आपका एजम्पशन नजर आ रहा है कि 10 मुस्लिम सदस्य तो होंगे, लेकिन जो बाकी लोग हैं
वो सरकार गैर मुस्लिम ही वहां पर रखेंगी, ऐसा आपका एजम्पशन तो नहीं लग रहा है? क्योंकि ये बोलना बड़ा मुश्किल है। आप इंटेंशन पे कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं यहां पर। देखिए साहिल जी, जब एक्सक्लूजनरी पार्ट जब डाला जाता है कहीं पे कि मुस्लिम भी सदस्य होंगे, तो वहां उसके अलावा जो ओपन है, तो उसमें प्रिजम्पशन रहेगा। अब अगर एमपी एमएलए, बीजेपी के पास एमपी है ही नहीं मुस्लिम, तो वो नॉन मुस्लिम को देगी। बीजेपी आज अगर होते तो आज माइनॉरिटी मिनिस्टर कोई और होता, या फिर कोई मुस्लिम एमपी के थ्रू वो जो है इस बिल को पास करवाते। लेकिन जब ये सवाल उठा था तो तुषार मेहता जी कोर्ट में खड़े होकर के बार बार रिपीटेडली कह रहे हैं कि जेपीसी के रिपोर्ट में, कानून में, जेपीसी रिपोर्ट में बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया है कि केवल 2 हिंदूज को वो लाना चाहते हैं, 2 हिंदू से ज्यादा नहीं, ये लिमिट है। जिसपे सब बहस हुआ कि कानून के प्रोविजन जो अमेंडमेंट लाए हैं उसमें ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम 2 हिंदूज ही रहेंगे। जरा स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रीन कलर में है वो मुस्लिम सदस्य होंगे, जो बाकी ब्लू कलर में है वो तो मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है। तो वही तो प्रिजम्पशन की बात होती है ना। आप प्रिजम्पशन के आधार पर आप बोल रहे हैं कि ये नहीं हो सकता करके। हालांकि कोर्ट ने सवाल जरूर पूछा है कि हिंदू एंडाउमेंट एक्ट के तहत जो ट्रस्ट बनते हैं उसमें कहां गैर हिंदू सदस्य होते हैं, ये सवाल तो उन्होंने उठाया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे एक स्पेसिफिक ये रहेगा कि जिस तरीके से 3 मुद्दों पर अभी चरणजीत सिंह सप्रा भी कह रहे थे, उस पर अगर आपको अदालत से रियायत मिल जाती है तो आप खुश रहेंगे, या पूरा कानून ही आप चाहते हैं कि स्टे लग जाए उस पर, या वो रद्द हो जाए? नहीं, ये इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जिसपे अभी अदालत ने कोई फिक्र या बहस हुआ ही नहीं है। जैसे वो जो कंडीशन है, मेरे राइट को वक्फ को पे दान देने की मेरी राइट को कर्टेल किया जा रहा है कि 5 साल आपको मुसलमान बने रहना होगा, वो भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान बना रहना होगा। कौन उसका सर्टिफिकेट देगा? प्रैक्टिसिंग का डेफिनेशन क्या है कि 5 वक्त नमाज पढ़ना होगा, या दाढ़ी लगाना होगा, टोपी लगाना होगा। इस्लामिक लॉ के साथ छेड़छाड़ है। इस्लाम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। तो जो प्रोविजन इस्लामिक शरीयत कानून में कभी भी नहीं है सालों साल से, वो प्रोविजन सरकार कैसे डाल सकती है? ये तो धर्म के अंदर में इंटरफेरेंस हो गया। वक्फ लॉ में एक दफा जब प्रॉपर्टी हमने दे दिया अल्लाह के नाम पे, हम वो वक्फ वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ रहेगा। इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से एक खबर हमारे पास आ रही है, क्योंकि 5 ही पिटीशन सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा था और पिटिशनर्स को कहा था कि भाई 5 ही लोगों को सामने करिएगा। उसको लेकर खबर आ रही है कि जो अपोजिशन पार्टी है, मुस्लिम पक्ष है, उन्होंने 5 वकीलों के नाम तय कर लिए हैं। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये दोनों वकील होंगे इसमें। राजीव धवन, सलमान खुर्शीद और हुजैफा अहमदी, इनका नाम भी इसमें है। ये 5 वकील इनका पक्ष, इनकी दलील रखेंगे। और ये 5 वकीलों के नाम मुस्लिम पक्ष ने तय कर दिए हैं वक्फ कानून पर। ये ही 5 वकील अपनी दलील रखेंगे जो अपोजिशन पार्टीज है उनके तरफ से। तो कुल मिलाकर जल्दी से हरिशंकर जैन जी, आप बताइए कि आपकी तरफ से क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि आपकी भूमिका भी रखनी होगी यहां पर। 5 वकील आपके सामने ये होने वाले हैं। हरिशंकर जैन जी। देखिए ऐसा है, मैंने बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन चैलेंज किया है, जिसमें वक्फ एक्ट 1995 और 2013 में जो अमेंडमेंट हुआ था उससे बहुत नुकसान हुआ है, उसको चैलेंज किया है। और हमारी तरफ से पूरी पास होगी और हम लोग पूरे प्रोविजन को बड़ी दृढ़ता के साथ लड़ेंगे। और हमारा अभी पैनल तय होगा तब बताऊंगा। ठीक है, पैनल तय होगा अभी। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, उसके बाद के शर्मा जी के पास जाना है मुझे। साहिल जी, जब ये हरिशंकर जी बात जो कर रहे थे, और ये जो सबसे बड़ा झूठ फैलाया गया कि वक्फ बोर्ड में ये ऐसे एक्ट में ऐसी कुछ प्रोविजन है कि किसी जमीन पे हाथ रख दो और कह दो वक्फ है, वो वक्फ हो जाएगा, ये सबसे बड़ा झूठ और ये मिस कम्युनिकेशन पूरे देश में फैलाया गया, जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा बहुसंख्यक आबादी को भड़काया गया। असल में ये नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाती है। आपके बीच में मैं नहीं बोला था, आप आदरणीय है, लेकिन आप बीच में बात मत बोलिए। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वक्फ घोषित करेंगे तो उसके पहले सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करेगा। और सामने कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? वो राज्य सरकार करती है। उस सर्वे कमीशन के लिए जो भी खर्चा होता है वो राज्य सरकार वहन करती है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट मेंटेन करती है और सारी औकाफ की उस लिस्ट को बनाने के लिए कमिश्नर सेक्शन 4 ऑफ वक्फ एक्ट के तहत इंक्वायरी करता है कि प्रॉपर्टी का नेचर क्या है। इसीलिए तो सरकार कह रही थी ना कि अगर वही काम
स्टेट टैक्स क्या वही है, काम अगर ये कलेक्टर सारी करे तो क्या चीजें- दिक्कत है? यही तो सवाल मैं उठा कह रही रहा थी ना सरकार, डॉक्टर नहीं, आशुतोष वर्मा। इसके बाद भी साहिल जी, इसके बाद यही भी तो सवाल उठा इसके रहे थे बाद ना। क्या होता है, सुनिए मेरी बात, इसके बाद भी और जो वक्त कमिश्नर होता है उसको सिविल कोर्ट की पावर होती है, वो सम्मन कर सकता है। इसके बावजूद भी सरकार को अगर पसंद नहीं आया तो वो सब्सिक्वेंट कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। तो ये झूठ फैलाया गया है कि किसी जमीन पे उंगली रख दो वो वक्त हो पाएगी, और यही बहुसंख्यक आबादी शर्मा को जी, भड़काने का के काम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी ये ने एक बड़ा मुद्दा रहा सर, मैं अपनी बात क्या कलेक्टर एक बार तय कर ले कि वो जो जमीन है वक्फ बोर्ड की, वो अगर वो सरकारी जमीन है तो वो तब से मान लिया जाए जब तक कोर्ट तय ना करे तब तक। लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं पूछ रही है कि ये अधिकार सिविल कोर्ट को क्यों नहीं होना चाहिए। शर्मा जी, तो तीन अमूमन हम लोग देख सकते हैं कि 3 प्रावधान ऐसे हैं कि जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को कंसर्न है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति नहीं बदलनी चाहिए। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने समय दिया आपको। साहिल जी अभी इस पर लंबी बहस होने वाली है, हर बिंदु पर अभी कोई बहस नहीं हो रही है। अभी तो ये याचिका आप सुनी जाए न सुनी जाए इस पर चर्चा है। याचिका सुनी जाए या न सुनी जाए, एडमिट हो या ना हो, अभी प्रावधानों पे चर्चा नहीं है। और कलेक्टर का इशू है कि सारे राजस्व का, जिले के राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? कलेक्टर है। अब वक्फ बोर्ड के लिए अलग से कोई कलेक्टर नियुक्ति होगी? राजस्व का वही तो देगा डिटेल। दूसरी बात, अभी एक महान झूठ आपके चैनल पे बोला गया, और मैं समझता हूं ये हिंदुओं के प्रति जो इनके मन में जो द्वेष और ईर्ष्या है उसके कारण कहा जाता है, और खासकर राम मंदिर के कारण। अभी इन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, कि राम मंदिर का कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहां पर विष्णु जैन जी बैठे हैं, स्वयं वकील हैं। 1800 सदी में भी उसके रिकॉर्ड, अंग्रेजों के जमाने पर भी राम जन्मभूमि का रिकॉर्ड है, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके कागजात हैं उसमें। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्लैरिटी दे दें हम। मंदिर के बगैर के विरोध में झूठ फैलाना, ये समाजवादियों का एक आदत सी हो गई है, झूठ बोलने की बात हो गई है, और इस तरह से वो कोशिश होती है। लेकिन मैं पुनः उस बात चलिए उसका क्लैरिफिकेशन हम डॉक्टर आशुतोष वर्मा से लेंगे। जल्दी से वर्मा जी आपकी भूमिका रख दीजिएगा। ये हिंसा के शमून कासमी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। जल्दी से आशुतोष वर्मा। जब मामला न्यायालय में है, मैं कैसे क्या करूं? देखिए ये देखिए, मेरा कि 5 जो, अरे भाई शांत हो जाओ, मुझे समझ में आ गया। जल्दी से वर्मा जी आपकी बात खत्म करिए, मेरा समय खत्म हो रहा है इसके लिए, और एक गेस्ट मेरे पास बाकी है। जल्दी से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नहीं, मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये बात समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या कहा है, और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने, कपिल सिब्बल ने क्या क्या, ये मैं इनकी बुद्धि पे मैं बिल्कुल विश्वास था, ये समझ नहीं पाया कि मैं क्या कह रहा हूं। और ये होता है बेसिकली अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में ये कह रहे थे कि अयोध्या के जजमेंट में वक्फ बाय यूजर को रिकॉग्नाइज किया गया है। मैं जरा फैक्ट आप सबके सामने रख सकता हूं ताकि कोई बहस बेवजह की यहां पर ना हो। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी यहां पर हमारे साथ में, चेयरमैन है उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के। आपको कहीं ना कहीं अभी भी डर है, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोर्ट कह रही है कि 7 दिन तक, तो 7 तारीख को जब सुनवाई होगी तब तक तो कम से कम 7 दिन के बाद जो सुनवाई होगी उसमें तब तक कम से कम कोई डी नोटिफाई नहीं कर सकते हम। इस वक्त सरकार ने भी यह वादा कर दिया कि हम डी नोटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन तब भी तमाम सवाल अब भी वक्फ कानून पर उठाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ जिस तरीके से वक्फ बोर्ड चलाया जाता है उस पर भी उठाए जा रहे हैं। साहिल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद से जिस तरह से मुसलमानों को इन मीडिएटरों के जरिए से इस वक्फ संपत्तियों को, इन जो ये आज का विपक्ष है कांग्रेस और समाजवादी, जिस तरह से इन्होंने मुसलमानों को ब्लैकमेल किया है और इस संपत्ति का अपने चहीतों से दुरुपयोग कराया है, तो मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूं कि जो सरकार अमेंडमेंट जो बिल लेकर के आई, जो आज कानून बन गया है, ये हो सकता है कि न्यायपालिका को ये पूरा इख्तियार है कि वो क्या निर्णय लें। ये डिबेट थोड़ी लंबी चलने वाली है, माफ करिएगा, मेरे पास समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और 2 दिन के डिबेट के बाद फिलहाल 2 अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने वादा किया है कि वो नहीं होगा, अगली सुनवाई तक कम से कम नहीं होगा, डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा, और उसके साथ साथ सरकार ने यह भी कर दिया कि वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का गठन नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमने कुछ मुद्दे उठाए हुए हैं, इश्यूज उठाए हुए हैं, उसके जवाब हमें चाहिए। ये जवाब किस तरीके से दिए जाते हैं उसके आधार पर इस पूरे मामले की आगे की सुनवाई तय हो सकती है।